नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। कृष्णा क्लास में आपका स्वागत है। तो आज करने वाले हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपका 10 जनवरी 2023 को आया था। जैसा कि आपको पता ही है कि सी टेट लगा लो या किसी भी एग्ज़ाम के लिए लगा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितने ज़रूरी हैं। तो इसलिए क्या है, हमने जो सीरीज़ शुरू की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, इसलिए शुरू की है ताकि आपको क्या है एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए। अगर देखें, इससे पहले हम 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर चुके हैं। देखें तो 19 जनवरी का कर चुके हैं, 18 जनवरी का कर चुके हैं और एक 12 जनवरी का भी कर चुके हैं। इस प्रकार क्या हमने 4 देखे हैं। तो आज हमारा क्या है 5वां पार्ट है ये, जो आपका क्वेश्चन पेपर चल रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही। तो आज देखेंगे हम जो हमारा है 10 जनवरी को जो आया था वो आज हम क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन को तरफ। और जैसा कि आपको पता ही है वैसे तो कि एसएसटी का जो पार्ट है आपका 60 नंबर का आता है, जिसमें से 40 नंबर का थ्योरी होती है और 20 नंबर का आपका पेडागोजी आता है। तो 40 नंबर का जो कहीं भी नहीं जाने वाला। अगर आपने मेरे नोट्स नहीं देखे तो नोट्स देख सकते हैं आप मेरे। 17 वीडियो हैं नोट्सों की, और देखे तो 10 वीडियो हैं जो क्वेश्चन आंसर की जो प्रैक्टिस कराई थी मैंने। प्रैक्टिस सेट हैं आपके 10 वीडियो, उनसे बाहर कुछ भी नहीं है। अगर देखें 3 या 4 हमने 4 प्रैक्टिस सेट देखे तो कर चुके हैं इसके भी हम, कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं हमने एक तरीके से एनालाइज किया है। और आपने भी क्या होगा कि इनसे बाहर जो मेरे नोट्स हैं उनसे बाहर कुछ भी नहीं जा रहा। तो इसलिए क्या है आप नोट्स भी देखें और इन्हें तो करें बिल्कुल ज़रूर। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो देखेंगे हमारा जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि पुरातत्वविदों को भारत में नवपाषाण युगीन गर्तावास कहाँ से मिले हैं। ये भी सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। अगर देखें अपने प्रैक्टिस सेट में तो बहुत ही आसान इसका आंसर है। इसका आ जाएगा आपका बुर्जहोम। बुर्जहोम जो कश्मीर में है ये, यहाँ से क्या है गर्तावास मतलब गड्ढों में इंसान रहते थे, इसके प्रमाण मिले हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। तो हमें सही सुमेलित बताना है कि मध्य पाषाण युग का समय आपको है 9000 वर्ष पहले। घरेलूकरण की प्रक्रिया का आरंभ करीब 12000 साल पहले है। तीसरा है हमारा मेहरगढ़ में बस्तियों का आरंभ करीब 18000 वर्ष पहले है। और नवपाषाण युग का प्रारंभ 12000 से 10000 वर्ष पहले। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो देखिए आपको इसे थोड़ा सा करते हैं। तो देखो मध्य पाषाण युग का समय क्या 9000 वर्ष पहले, गलत। अगर देखें मध्य पाषाण जो काल है उसका समय 12000 से 10000 तक मानते हैं, इसलिए क्या 9000 गलत हो जाएगा। देखिए तो घरेलूकरण की प्रक्रिया का आरंभ 12000 वर्ष पहले, ये अभी होल्ड करते हैं, कुछ ठीक लग रहा है। मेहरगढ़ में बस्तियों का आरंभ करीब 18000 वर्ष पहले, गलत। क्योंकि क्या है मेहरगढ़ में 7000 पहले बस्तियों का आरंभ हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। नवपाषाण युग का प्रारंभ 12000 से 10000, ये भी गलत है। क्योंकि क्या है नवपाषाण युग का प्रारंभ 10000 वर्ष के बाद हुआ है। देखें तो 10000 वर्ष से बाद नहीं, सॉरी पहले है। 10000 फिर 9000 फिर 8000, लगभग 8000 तक मानते हैं वैसे तो। बाकी हमारे ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा यही ठीक है कि घरेलूकरण की जो प्रक्रिया है वो कब हुई है, 12000 वर्ष पहले। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि दिल्ली के सुल्तानों के विषय में जानकारी के लिए तारीख का विशेष महत्व है। निम्न में से कौन सा कथन तारीख के विषय में सही नहीं है। आपको जो इसमें से सही नहीं है वो आपको बताना है। तो देखेंगे पहला है जो पॉइंट, तारीख की भाषा अरबी है। तो अगर देखें यहीं से आपका आंसर मिल चुका वैसे तो। क्योंकि क्या है आपको मैंने बताया पहले भी क्वेश्चनों में बताया, और आपको जो नोट्स करवाए थे उसमें भी बताया था कि जो अरबी में नहीं है ये फारसी में है। ये फारसी भाषा है इसकी। तारीख जो है फारसी भाषा में थे। और तो सारे फिर ठीक होंगे क्योंकि हमें आंसर वैसे मिल चुका है। फिर भी क्या है इन्हें पढ़ लें। तारीख के लेखक नगरों में रहते थे, विशेषकर दिल्ली में, बिल्कुल ठीक पॉइंट है। तारीख के लेखक अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनके ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे, बिल्कुल सही पॉइंट है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ये लेखक शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे, ये भी ठीक है पॉइंट। तो इसलिए क्या है हमारा जो आंसर रहेगा वो तो यही रहेगा, क्योंकि ये गलत है, इसमें गलत पूछा इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी आसान क्वेश्चन वैसे तो। देखो 4वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम निम्न में से किस विषय पर लिखा गया था। तो इसका आपको पता होना चाहिए, ये व्याकरण पर लिखा गया था वैसे तो विशेषकर।
व्याकरण और काव्य शास्त्र पर ये लिखा गया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखें, यहाँ पर ए व बी को आप पढ़ना है और सही विकल्प चुनना आपको। देखो, 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उन क्षेत्रों को जहाँ आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपूताना कहते थे। यह एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ केवल राजपूत ही रहते थे। मैंने आपको वैसे पहले बताया, जहाँ पर भी आपका केवल वर्ड आ जाए उसे बिल्कुल गौर से देखना है और आपको एनालाइज करना है कि क्या ये ठीक है। परंतु क्या है, यहाँ पर केवल वर्ड को तो आप काट देना है, क्योंकि क्या केवल क्या वहाँ पर राजपूत नहीं रहते थे, और भी थे वैसे तो। पहला हमारा ठीक है, परंतु देखिए तो इसमें ए सही है किंतु आर बी गलत है, मतलब आर मतलब बी गलत है। तो हमारा यही ठीक हो जाएगा, ए ऑप्शन, ए सही किंतु बी गलत है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा देखेंगे कि निम्नलिखित पर क्या है आपको विचार करना है, सही बताना। देखो, धर्म में सामूहिक आस्था प्राय स्थानीय समुदायों समूह के सामाजिक और आर्थिक संगठनों से संबंधित होती है। सेकंड हमारा दूसरा कथन, सन 700 से लेकर 1750 के बीच बड़े सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन आए और आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी युग में क्या है, उस युग में भी महत्वपूर्ण बदलाव आए। तो देखेंगे इसमें अगर गौर से देखें तो दोनों पॉइंट बिल्कुल ठीक से लग रहे हैं। तो इसलिए क्या है, ठीक है, ठीक से नहीं, ठीक है बिल्कुल पॉइंट सारे दोनों दोनों। तो ए तथा दोनों सही है तथा एक की व्याख्या करता है सही व्याख्या, तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर भी क्या है, दो कथन दे रखा है, आपको बताना है। पहला है, भारतीय व्यापारी द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या है बहुत ज़्यादा लाभ कमाया। उन्होंने भारतीय वस्त्र उद्योग को खरीदने के लिए कृषकों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा किया। तो हमें आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा। तो देखें, इसका भी आपका आंसर मिल जाएगा, दोनों ही ठीक है, ए और बी दोनों ठीक है और सही व्याख्या करता है, ये हमारा सही हो जाएगा। ए और मतलब ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बात है 1793 के स्थायी बंदोबस्त के विषय में आपको बताना है कि सही कथन कौन सा है। सॉरी, सही में से सही, हाँ सही कथन बताना है। तो देखते हैं, पहला पॉइंट है, राजाओं और तालुकदारों के जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। दूसरा है, उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। तीसरा है, उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। और चौथा है, जमींदारों से जमीन के सुधार करना शुरू कर दिया था। तो आपको बताना है। तो देखें, यहाँ पर अगर गौर से देखें तो आपको क्या है, ज़मीन पर सुधार करना शुरू नहीं किया था, ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी ए बी और सी तीनों ही ठीक हो जाएंगे, ए बी सी तीनों ही हमारे ठीक होंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा देखो, आमार जीवन नाम की पुस्तक किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी पहली आत्मकथा है। आपको बताना कौन है वो। तो आपका आ जाएगा, इसका आंसर है रास सुंदरी देवी है इसका आंसर। तो आसान क्वेश्चन है, रास सुंदरी देवी द्वारा क्या है आमोर जीवन लिखी गई थी। अगर देखें ये क्वेश्चन यहाँ से आमोर जीवन से क्या है कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसे छोड़े ना, बिल्कुल आमोर जो जीवन है किसने लिखी है, कब लिखी है, सारा कुछ एक तरीके से डिटेल में जान लेना आपको इसके बारे में जितने भी, क्योंकि यहाँ से क्या है क्वेश्चन बनता है, हर बार बनता है क्वेश्चन यहाँ से। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि हरिदास ठाकुर निम्नलिखित में से किसके नेता थे, आपको बताना है। तो सतनामी आंदोलन है, मतुआ संप्रदाय है, ब्राह्म समाज है, या सनातन धर्म सभा है। तो आपको बताना है, इसका आंसर आ जाएगा मतुआ संप्रदाय, क्योंकि मतुआ संप्रदाय के नेता थे, सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय जैसे लोगों का सुधारकों की तरह वर्णन किया गया था। आर दे रखा है, वे मानते थे कि अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना और परिवर्तन लाना जरूरी है। आपको बताना है क्या इसमें से ठीक होगा। इसमें देखें ए और आर दोनों सही हैं और सही इसकी व्याख्या, इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित कथनों से ए बी सी आपको बता रहे हैं, इसमें से आपको ठीक बताना है। देखो, जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को प्राचीन, मध्य तथा आधुनिक इन 3 कालखंडों में बांटा था। मिल के विचार में अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। तीसरा है, मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्य बना सकता था। तो आपको बताना है। तो देखिए, इसमें पहला ही पॉइंट गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या है, जो मिल है उसने 3 खंडों में तो बांटा है भारत के इतिहास को, परंतु इसमें आपका आ जाएगा हिंदू काल, मुस्लिम काल और आपका औपनिवेशिक काल, इन तीनों में बांटा है, ना कि आपको मतलब प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ऐसे नहीं होगा। तो ये गलत है, ये और दोनों ठीक है। बी और सी ठीक हो जाएगा इसमें से। बी तथा सी सही है, किंतु ए गलत है। ये आपका आंसर होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें क्वेश्चन हमारा, कथन ए, बंगाल के राष्ट्रवादी कलाकारों ने रवि वर्मा की कला का स्वागत किया। दूसरा देखेंगे बी में, उन्होंने महसूस किया कि यह पूर्वी समाजों के सारतत्व को क्या है, प्रस्तुत करता है। तो आपको बताना है इसका आंसर। तो अगर देखें, इसमें से ना तो एक ठीक है और ना ही दूसरा, तो इसलिए क्या है, ये ठीक होगा हमारा आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय योजना आयोग का गठन ब्लैंक हेतु नीतियों की योजना बनाने के लिए किया गया था। तो भारतीय योजना आयोग का गठन क्यों किया गया था? सामाजिक विकास, लैंगिक विकास, राजनीतिक और आर्थिक विकास। तो अगर देखें, इसमें आ जाएगा आपका आर्थिक विकास हेतु किया गया था। सही आंसर हमारा आर्थिक विकास होगा। जो भारतीय योजना आयोग का गठन आर्थिक विकास हेतु नीतियों की योजना बनाने के लिए किया गया था। अगला देख लेंगे क्वेश्चन हमारा। देखें क्वेश्चन हमारा, प्लूटो अब एक ग्रह नहीं है। क्यों नहीं है आपको बताना है, क्योंकि इससे सूर्य की परिक्रमा करना बंद कर दिया है। ये भी गलत होगा, क्योंकि इसका आकार इतना बड़ा नहीं है कि इसे ग्रह माना जाए। तीसरा देखेंगे, क्योंकि यह हमारे सौरमंडल से बाहर हो गया। क्यों, ये भी गलत है। देखेंगे, क्योंकि अब यह किसी अन्य ग्रह का उपग्रह है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है, इसका आंसर होगा क्योंकि क्या है, इतना बड़ा नहीं है कि इसे ग्रह माना जाए। ये आपका ठीक आंसर होगा इसका। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा, यदि भारत में सुबह के 7 बजे हैं तो उस समय लंदन, जो कि यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच के पास स्थित है, में कितने बजे होंगे? तो सिंपल आंसर आपको बता देना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 7 बजे हैं, मतलब देखें वहाँ पर भारत में अगर सुबह के 7 बजे, तो हमें पता है वहाँ हमारा जो भारत का समय है 5.5 घंटे आगे है। तो अब आप आंसर दे सकते हो कि भारत में सुबह के कितने बजे हैं, 7 बजे हैं। तो उस समय लंदन, जो कि क्या यूनाइटेड किंगडम में है, तो यहाँ से 5.5 घंटे आप घटा सकते हो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपका आंसर होगा 1:30 पूर्वाह्न, क्योंकि वहाँ पर क्या है, उस समय पर 1:30 बजे होंगे, 1:30 पूर्वाह्न होगा उसमें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट है, भारत की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए तथा विकल्प आपको सही चुनना। कौन सा? ए बी सी आपको 3 दे रखे हैं, आपको बताना कौन सा ठीक है। पहला है, बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थल मध्य हिमालय में स्थित हैं। दूसरा है, उत्तरी मैदान में में अधिक जनसंख्या है, क्योंकि यहाँ कृषि हेतु उपजाऊ भूमि है। तीसरा है, पश्चिमी घाटों में प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं तथा यहाँ अधिक जनसंख्या है। आपको बताना है। यहाँ पर तो केवल एक सही है, केवल बी सही है। ए और बी दोनों सही हैं, ए बी या बी सी दोनों ये ठीक है। तो आपको बताना है इसका आंसर। यहाँ पर देखें तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों ठीक हैं। परंतु यहाँ पर देखेंगे ए और बी 2 सही हैं, परंतु देखो सी सही है, यहाँ पर नहीं है। यह हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या है, पश्चिमी घाटों में प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, ठीक है, परंतु क्या है, अधिक जनसंख्या नहीं है, क्योंकि जो अधिक जनसंख्या है वो उत्तरी मैदानों में है। भारत के उत्तरी जो मैदान है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, देखो, सुश्री सीमा को 21 अक्टूबर 2022 को लंदन में लंदन की बात करें, 2 अपराह्न में होने वाले एक ऑनलाइन सेमिनार में भाग लेना है। भारत में बैठे बैठे उन्हें किस समय पर ऑनलाइन जुड़ना होगा ताकि वह सही समय सेमिनार में भाग ले पाए? तो आपको बताना है कि देखो समय हो रहा 2 बज रहे हैं, तो इसका सही आंसर आपको बताना है।
तो देखें, हमने आपको अभी बताया है कि हमारा जो समय है 5.5 घंटे हम आगे हैं। तो अब आप आइडिया लगा सकते हो, 2 से लेकर आप अब आइडिया लगाओ 3, 4, 5, 6 और 7, 7:30 बजे होंगे, बिल्कुल ये तो कन्फर्म है। तो इसका आपका आंसर बताना है। देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 21 अक्टूबर 2022 को 7:30 बजे। क्योंकि क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि हम 5.5 घंटे आगे हैं, तो 5.5 घंटे आप लगा लो। देखो यहाँ पर अपराह्न की बात की है, अपराह्न ये रहा, तो आपको यहाँ से देखना है, ये आपका इसलिए सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, मृदा के निम्नलिखित लक्षणों पर विचार कीजिए। रंग है, बनावट है, मोटाई है, ह्यूमस की मात्रा है और पारगम्यता है। उपरोक्त में से कौन से लक्षण मूल चट्टान द्वारा निर्धारित होते हैं? तो मूल चट्टान द्वारा क्या है, कौन कौन से कारक हैं जो निर्धारित होते हैं, वो आपको बताने यहाँ पर। सबसे पहले देखेंगे तो रंग है। अगर देखें तो रंग होता है क्योंकि जिस प्रकार की चट्टान होगी उसी प्रकार की वहाँ की मिट्टी होगी, ये भी ठीक है। देखें क्या बनावट है। अगर देखें यहाँ पर बनावट नहीं होगी क्योंकि मिट्टी की एक जैसी बनावट होती है, इसे हम काट देंगे। क्या देखें तो मोटाई है। देखें तो मोटाई, देखें तो जहाँ तक ये भी ठीक हो सकता है। बाकी देखें तो ह्यूमस की मात्रा है, ह्यूमस की मात्रा ये भी नहीं होगा क्योंकि क्या है, ये मौसम पर डिपेंड करती है जो ह्यूमस है। पारगम्यता है, ये भी ठीक होगा। तो क्या है, हमारा ऑप्शन आ जाएगा ए, सी और ई। ए, सी और ई कहाँ पर, ए रहा, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि क्या है, ये इसके चट्टान के लक्षणों में आ जाएंगे आपका। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है? तो अगर आपको मैं थोड़ा सा भारत का मैप बनाने की कोशिश करें तो मैं आपको बताऊं। देखो जैसे मान लो आपका ये इंडिया का मैप है आपका, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी नदी है जो, देखो इधर साइड तो जो बहने वाली नदी है ऐसे करके वो जाती है पूर्व की तरफ। हमें बताना है जो ऐसी नदी कौन सी जो पश्चिम की तरफ जाती है ऐसे करके इधर साइड, और क्या है यहाँ पर अरब सागर में जाकर गिरती है। तो इधर आ जाएगा बंगाल की खाड़ी, परंतु हमें बताना जो अरब सागर में जाकर गिरती है। तो देखिए आपको आंसर बताना है। यमुना है, ये भी गलत क्योंकि यमुना इसी प्रकार बहती है नदी। देखेंगे कावेरी, ये भी नहीं है। देखेंगे नर्मदा, ये भी नहीं है। गंगा भी आपको पता है इसी प्रकार बहती है। तो इसमें क्या है, आपका नर्मदा नदी हो जाएगा क्योंकि नर्मदा नदी है, ये आपका पता है कि जो नर्मदा नदी है वो आपका विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा के बीच बहती है, और क्या है वो इधर से पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में आकर गिर जाती है। तो यही हमारा राइट आंसर होने वाला है, नर्मदा नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन है, महासागर की परपटी मुख्यतः किन खनिजों की बनी हुई है? तो महासागर की आपको परपटी बताने किस किस से बनी हुई है। सिलिका एवं, देखो पहला तो हमें दे रखा सिलिका, दूसरा आपको देखना है तो सिलिका और क्या है, मैग्नीशियम से बनी होती है ये। सिलिका और मैग्नीशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे कहते हैं सीमा कहते हैं जिसे, क्योंकि सीमा किस प्रकार बना एक तरीके से वर्ड है। सिलिका का ले लिया Si और मैग्नीशियम का ले लिया Ma, इस प्रकार क्या है ये सीमा बन चुका है। सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा देखो, भूमंडलीय तापमान जो कि जिसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग का संबंध निम्न में से किस गैस के बढ़ने के साथ है? आपको बताना है। तो कौन सी गैस है जब बढ़ती है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, आपको बताना है। तो वैसे सिंपल आंसर है आपका, इसका आपको पता होना चाहिए। इसका आपका कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ती है तो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। और आपको पता कार्बन डाइऑक्साइड किससे बढ़ती है, तो जो व्हीकल हैं और भी बहुत सारे कुछ हैं जिनसे क्या है ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपको ABC 3 दे रखे हैं, आपको बताना है। सूर्य तप एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, पहला पॉइंट हो गया हमारा। सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है, दूसरा पॉइंट हो गया। तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटता है, आपको बताना है। तो वैसे आपको आंसर मिलेगा होगा, क्योंकि क्या है इसमें से बी ही गलत हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर हमारा ये अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। अगर हम जितना
कर्क रेखा और मकर रेखा होगा। आपको वैसे बता दूं मैं, जितना हम क्या है ध्रुवों की तरफ जाएंगे, ध्रुव एक ये है और एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये होते हैं हमारे जो पॉइंट हमारे। जितना एक तरीके से हम इधर जाएंगे तो क्या है तापमान हमें घटता हुआ नजर आएगा, और ऐसे इधर चलेंगे तो हमें तापमान घटता हुआ नजर आएगा। तो अब आपको बता देना कि यहाँ पर क्या है ध्रुव की ओर बढ़ती है, तो क्या तापमान बढ़ता है? नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये दोनों ठीक हो जाएंगे हमारे। क्योंकि क्या है जितना हम ध्रुव की तरफ जाएंगे उतना ही क्या है आपका की ओर क्या घटता जाता है, जो तापमान है भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर क्या है फिर वो घटता जाता है। इसलिए क्या है ये हमारा राइट आंसर होगा। ए और सी देखें कहाँ पर है, ए और सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमध्य सीमा रेखा साझा करता है? तो भूमध्य रेखा जो है जो साझा करता है कौन सा देश है? तो ये भी सिंपल आंसर आपका होगा। तो इसमें अगर देखें तो इसका आपका आ जाएगा बांग्लादेश है, क्योंकि बांग्लादेश ये है जो भारत से चारों साइड से देखें, एक तरफ अगर देखें तो बंगाल की खाड़ी, परंतु क्या है तीनों तरफ से देखें तो भारत से ही घिरा हुआ है जो बांग्लादेश है। इसलिए क्या है सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है हमारा बांग्लादेश है जो देश, तो इसलिए हमारा आंसर होगा इसका बांग्लादेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर क्या है, जनसंख्या पिरामिड जो कि आधार से चौड़ा है वह ब्लैंक दर्शाता है। मतलब अगर देखिए पिरामिड आपको पता है किस प्रकार होते हैं, आधार चौड़ा है बाकी क्या है सुगड़ा हो जाता है, फिर वो इस प्रकार होता है एक तरीके से पिरामिड। अगर इसे ऐसे बनाए तो ये हो जाएगा हमारा पिरामिड। तो ये बताना आधार से चौड़ा है, आधार उसका चौड़ा है और वो क्या दर्शाता है? उच्च जन्म दर पहला पॉइंट है, उच्च जीवन प्रत्याशा दूसरा पॉइंट है, तीसरा बच्चों की अधिक जनसंख्या या संख्या ये हो जाएगा, चौथा है और निम्न मृत्यु दर ये हो जाएगा। तो आपको सही आंसर बताना। देखो उच्च जन्म दर बिल्कुल सही पॉइंट होगा। उच्च जीवन प्रत्याशा, क्या उच्च जीवन प्रत्याशा होगा? नहीं, दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा देखें बच्चों की अधिक जनसंख्या, क्योंकि बच्चों की अधिक जनसंख्या होगी ये उस चीज़ को दर्शाता है, क्योंकि क्या है 1 साल से लेकर इस प्रकार देखते हैं और ऊपर देखते हैं 60 से 77, इस प्रकार 60 70 या 80 से 90 वो ऐसे करके क्या है हमारा पिरामिड बनता है। ये हमारा युवा का होता है, इधर देखें तो थोड़ा सा, इसलिए क्या है जो सबसे नीचे होता है बेस होता है वो बच्चों का होता है, और सबसे ऊपर टॉप पर होता है जो वो होता है आपका जो बड़े हैं बड़े बूढ़े हैं जो बुजुर्ग हैं उनका हो जाएगा। तो देखिए बेस किसका होता है? बच्चों का। तो बेस चौड़ा है इसका मतलब क्या है उच्च मतलब जन्म दर है, और क्या है जीवन प्रत्याशा नहीं होगा, और बच्चों की अधिक संख्या है ये भी हमारा ठीक हो जाएगा। निम्न मृत्यु दर ये नहीं होगा। अगर देखें तो इसका आंसर होगा ए और सी होगा, ए और सी हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिका के विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त के बाद राजेश भारत को छोड़कर अमेरिका बस गया। प्रवास विषय पढ़ाते समय इस उदाहरण को किस चर्चा के लिए प्रयोग में किया जा सकता है? तो आपको बताना है। देखेंगे आपको ऑप्शन देखिए पहले तो, आकर्षण का कारक एवं आप्रवास, प्रतिकर्ष कारक एवं आप्रवास, अपकर्ष कारक एवं उत्प्रवास, प्रतिकर्ष कारक एवं उत्प्रवास। आपको बताना है। तो आपको मैं आंसर सही बताऊं तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका, एक मिनट, सी ऑप्शन होगा। क्योंकि क्या है अपकर्ष का मतलब एक तरीके से देखें तो कोई भी जो चीज़ है या वस्तु है देश है, जब हमें एक तरीके से क्या है वो आकर्षित करता है उसे कहते हैं अपकर्ष कारक। और क्या है उत्प्रवास होता है जब हम एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं उसे कहते हैं हम उत्प्रवास। और आप्रवास होता है जब किसी स्थान को छोड़कर हम किसी स्थान पर आते हैं तो होता हमारा आप्रवास। तो ये हो गया, इसलिए क्या हमारा ऑप्शन सी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किस फसल को वृद्धि के लिए 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है? तो ऐसी कौन सी फसल है जिसको इन चीज़ों की आवश्यकता है, तेज धूप और क्या है पाला रहित दिन? तो इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन जो कपास है। ऐसी फसल है कपास जिसे ये सब चाहिए, मतलब फसल को वृद्धि के लिए क्या है 210 पाला रहित दिन चाहिए और चमकीली धूप चाहिए, वो कपास है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा अगला देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध किए गए नागरिक अधिकार आंदोलन जिसे हम सिविल राइट मूवमेंट कहते हैं, इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो कि शांतिपूर्ण तरीकों का प्रयोग किया गया था,
का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका भी अगर देखिए तो आंसर बिल्कुल आसानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो जाएगा इसका आंसर। तो ये इसका एक तरीके से नेता था, इसने इसका नेतृत्व किया था जो संयुक्त राज्य अमेरिका में ये आंदोलन चला था, सिविल राइट मूवमेंट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है सुलभ एवं संस्था जो पूरे भारत में स्वच्छता सेवाएं प्रदान करती है वह ब्लैंक है। तो आपको बताना क्या है इसका आंसर। तो अगर आंसर ही बताएं आपको तो गैर सरकारी संगठन है। करिए तो ये गैर सरकारी संगठन है जो सुलभ है, जो क्या है पूरे देश में क्या है स्वच्छता सेवा प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर गैर सरकारी संगठन आ जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित कथनों पर क्या है आपको विचार करना है और सही आपको विकल्प का आंसर देना है। देखो, जिलाधीश राजनीतिक कार्यकारिणी का अंग होता है, दूसरा है गृह मंत्री राजनीतिक कार्यकारी का अंग होता है। तो आपको इसमें से सही आंसर बताना है। देखो, जो जिलाधीश आपको पता है जो आपका कौन होता है, वो होता है आपका डीसी, जिसे हम डीसी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जैसे हिंदी में कहें तो जिला कलेक्टर कहते हैं। तो हो जाएगा आपका जो जिला कलेक्टर है, क्या वो राजनीतिक कार्यकारिणी का अंग है? नहीं, क्योंकि क्या है वो नेता नहीं होता, उसे क्या है उसका सिलेक्शन होता है, ना कि उसके लिए इलेक्शन होता है। इलेक्शन होते तो सीधी बात हो क्या है इसका भाग होता। बाकी देखें गृह मंत्री इसका भाग होता है, बिल्कुल सही है। ए गलत है परंतु बी सही है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर कहाँ है आप देखेंगे, ए गलत है और बी सही है, डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखना आपको निम्न में से कौन सा आर्थिक दृष्टि से रोजगार की श्रेणी नहीं है। जो रोजगार की श्रेणी आपको नहीं बतानी है। नियमित रोजगार आपको पता होते हैं, नियमित और अनियमित रोजगार होते हैं, ये भी आ जाएगा। अब नेक्स्ट है अनुशासित। भाई अनुशासित ये गलत, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, ये गलत है क्योंकि क्या है ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि अनुशासित ऐसे रोजगार नहीं होते। नियमित और अनियमित होते हैं, संगठित और असंगठित रोजगार भी होते हैं, परंतु अनुशासित ये नहीं होते आपको। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर ये होगा हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है तो आप में नहीं बताना, तो नहीं यही होगा हमारा। देखेंगे हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के रूप में अभी भी कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। तो ऐसा कौन सा कानून है जिसे अभी क्या है कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? तो आपका आ जाएगा वैवाहिक बलात्कार। इसका ये आंसर होगा, वैवाहिक जो बलात्कार है वो क्या है अभी तक क्या है कानूनी तौर पर क्या है मान्यता से नहीं मिली है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला जो क्वेश्चन हमारा कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा संचालित एक प्रसिद्ध समाचार पत्र, यह है आपका, इसका नाम है खबर लहरिया, किस स्थानीय भाषा में प्रकाशित होता है? तो अब किसकी जो खबर लहरिया है इसकी आपको भाषा बतानी, क्या भाषा है खबर लहरिया की भाषा बतानी है। अवधी है, बघेली है, बुंदेली है या कन्नौजी है? तो इसका आपका आंसर बताना है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बुंदेली भाषा में है, बुंदेली भाषा में प्रकाशित होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि संचार माध्यमों के संदर्भ में एक सजग दर्शक कौन होता है? तो सजग दर्शक आपको बताना है, पहले हमें ऑप्शन पढ़ लेने, उसके बाद में आपको आंसर मिल जाएगा। देखो, जो अपना दृष्टिकोण संचार माध्यमों द्वारा मुख्यतः दर्शाई गई बातों पर बताता है। दूसरा है जो विभिन्न संचार माध्यमों का सर्वाधिक इस्तेमाल करता है। तीसरा है जो संचार माध्यमों के दर्शाए हुए विषय का आनंद भी लेता है, उन पर प्रश्न भी उठाता है। अगला है जो किसी एक संचार माध्यम का प्रतिबद्ध दर्शक हो। अगर देखिए इसमें से जो हमारा सही आंसर जो हमारा लग रहा है सटीक है कि ऐसा दर्शक जो क्या है विषयों का आनंद भी ले पर उन पर क्या है प्रश्न भी उठाए, ये हमारा क्या है सही आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन का। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है, देखते हैं उसे। तो ये आपको बताना है कि देखो वन को भारतीय संविधान की ब्लैंक के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो जो वन है वो क्या है राज्य सूची, केंद्रीय सूची, संवर्ती सूची या पंचायत। तो हमें आपको पहले ही बताया था आपको जब पॉलिटिकल पढ़ा रहे थे उस समय पर कि सूचियाँ क्या है 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले देखेंगे केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ये 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं। इसमें क्या है कुछ पावर्स दी गई हैं
जो ज़्यादातर पावर वो सेंटर के पास है, उसके बाद में क्या है, राज्य के पास कुछ पावर्स होती हैं। तो आपको वही बताना है कि जो वन है वो किसके अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, और आपको मैं ये भी बता दूं, एक होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या है कि कुछ जो अधिकार हैं वो केंद्र के पास भी हैं, और क्या है, राज्य दोनों मिलकर क्या है, ये फैसले लेते हैं या उन पर उनका अधिकार होता है। ये होता है एक तरीके से समवर्ती सूची। राज्य सूची में केवल राज्य का अधिकार होता है और केंद्र सूची में केवल केंद्र का अधिकार होता है। अगर मैं एग्जाम्पल एक एक लूँ आपको समझाने के लिए, तो केंद्र सूची में आ जाएगी जैसे हमारी सेना है। सेना हमारी क्या है, जैसे सेना है, रेलवे है, और जितने एक तरीके से बैंकिंग है, तो सभी एक तरीके से सेंटर के होते हैं। तो सेंटर के अंतर्गत आते हैं, केंद्र के अंतर्गत आते हैं ये चीज़ें। अगर मैं आपको राज्य के लिए बताऊं, तो राज्य में आपका आ जाएगा पुलिस प्रशासन आ जाएगा, वो राज्य का होता है। अगर देखें तो शिक्षा भी हो जाएगा, वो राज्य का हो जाएगा। तो देखें, और जो समवर्ती सूची में, तो समवर्ती सूची में अगर देखें तो ऐसी शक्तियाँ जो क्या है, राज्य और क्या है, केंद्र दोनों एक तरीके से मिलकर उन पर फैसला लेते हैं। जैसे अगर नदी जल को देखें तो इसमें अगर समवर्ती सूची का हिस्सा थोड़ा सा हो जाएगा, तो ये। और देखें जो वन है हमारे, वो भी क्या है, समवर्ती सूची में ही आते हैं वन। राज्य प्लस में क्या है, जो सेंटर है, जो केंद्र है, वो मिलकर एक तरीके से क्या है, इस पर फैसला भी लेते हैं, उनका उस पर अधिकार भी होता है। तो ये हो जाएगा हमारा समवर्ती सूची का भाग। आंसर होगा हमारा समवर्ती सूची। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखें, तो कौन सा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती है। तो सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती बताना आपको, भारत का संघीय न्यायालय, पूर्वी भारत का केंद्रीय न्यायालय, ब्रिटिश का सर्वोच्च न्यायालय, या बंगाल का सर्वोच्च न्यायालय। तो आपको सही आंसर बताना है। तो सही आंसर बिल्कुल सिंपल है इसका, तो भारत का संघीय न्यायालय हो जाएगा। जो क्या है, किसका पूर्ववर्ती है, जो सर्वोच्च न्यायालय का जो पूर्ववर्ती है वो है आपका संघीय न्यायालय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा उच्च न्यायालय 1862 में स्थापित 3 उच्च न्यायालयों में से नहीं था। तो नहीं आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन क्या है, बार बार पूछा जाता है। अगर देखिए इसमें बम्बई, मद्रास और कलकत्ता 3 हो जाएंगे, बाकी आपको जो नहीं होगा ये गलत है, ये हो गया। परंतु हमें आंसर बताना है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। तो नहीं इसमें क्या है हमारा, इलाहाबाद ही आंसर होगा हमारा, क्योंकि क्या है, इलाहाबाद नहीं है, मुंबई है, कलकत्ता है और मद्रास भी है, परंतु इलाहाबाद वहाँ पर न्यायालय नहीं था, उच्च न्यायालय। 1862 की बात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, झूठन के लेखक कौन है। तो आपको बताना है झूठन के लेखक, बिल्कुल सिंपल आंसर इसका, ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या है, झूठन के लेखक हैं, इन्होंने लिखी थी झूठन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखें, सच्चर समिति रिपोर्ट ने भारत के किस समुदाय के हास्यकरण की स्थिति पर प्रकाश डाला है। देखिए जो सच्चर कमेटी है, ये भी यहाँ पर से भी क्वेश्चन क्या है, बार बार आता है। यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है कि जो सच्चर जो कमेटी है वो किससे संबंधित है, किसके हास्यकरण की बात करती है। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये मुस्लिम हास्यकरण की बात आ जाएगा यहाँ पर। तो मुस्लिम के हास्यकरण की जो स्थिति है उसकी बात करती है जो सच्चर कमेटी है। तो सच्चर कमेटी इसलिए बैठाई गई थी, मुस्लिम के एक तरीके से हास्यकरण की मतलब देखने के लिए कि कौन हास्यकरण पर है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखें ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसे भी हम अच्छे से जान लेते हैं। देखो क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त मतलब विकल्प चुनना। आपका पहला विकल्प है जो कथन है, रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें किसी व्यक्ति विशेष को उसकी अपनी विशिष्ट गुणों के साथ देखने से रोकती है। बी है हमारा, रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों के एक ही प्रकार के सांचे में जड़ देती है। अगर आपको गौर से देख रहे हो तो आपके दोनों ठीक हो जाएंगे कथन। तो इसमें क्या आंसर होगा हमारा कि ए और बी दोनों सही है और ए मतलब और ए की सही व्याख्या है ये, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसी के साथ अगर देखें तो हमने ये जो प्रैक्टिस सेट आज का जो 10 जनवरी 2023 को आया था ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और देखें हमने कल या परसों में अगर क्या है 2 या 3 दिन में ही लगातार हम क्या है जो 2021 तक कर लेंगे इन्हें। इससे आपका क्या है बिल्कुल हौसला और बढ़ेगा। जो हमारे पेपर जिस प्रकार आता है उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा किस प्रकार पेपर आता है और हम क्या है बिल्कुल अच्छे से और भी अच्छे तरीके से क्या है पेपर को और आसानी तरीके से भी क्या है सॉल्व कर पाएंगे। तो अब तक के लिए विदा दीजिए, चलते हैं और मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में जो हमारा अगला देखेंगे। हम अब 2023 तक कर चुके हैं, अब देखेंगे हम 2022 में आए थे क्वेश्चन पेपर कुछ वो देखेंगे
1 या 2 और 1-2 हम देखेंगे 2021 में जो क्वेश्चन आए थे। इस प्रकार क्या हम सभी के सभी 2021 तक कर पाएंगे क्वेश्चन पेपर। तो चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।